All right, welcome back to the new episode of People Pratik and Podcast. This is Anchor Pratik for you all. So आज फिर एक बार this is going to be a very interesting podcast क्योंकि आज midst of us we have Omkar Kedkar sir and he is the owner and the proprietor and also the sound recordist of Shiv Ranjani Studio, which is located right in the heart of the Pune city opposite to Bharatnatyam Mandir. So, sir, once again, welcome at this podcast. Thank you so much, sir, for giving us this valuable time. और आज की जर्नी, आज की स्टोरी, आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है. दिस इज स्पेशली फॉर ऑल द एस्पायरिंग यूथ्स, एस्पायरिंग पीपल जिनको साउंड रिकॉर्डिस्ट बनना है, जिनको अपना करियर इस इंडस्ट्री में करना है. सो विल लर्न मोर फ्रॉम ओमकार सर. So we'll start with the journey first. So by the way, let me tell you, this studio, Shiv Ranjani Studio, is completing 30 years into the industry. Such a big milestone, है ना? 30 साल हो चुके हैं into the heart of Pune. So first of all, congratulations sir. Thank for you. this. So we'll start with the journey sir, क्योंकि हमारे ऑडियंस है aspiring youths है, जिनको समझ के लेना है, जिनको इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है, वो साउंड रिकॉर्डिंग. So how does it go? वैसे देखा जाए तो साउंड रिकॉर्डिंग बाद में आता है. Okay. मैं पहले सिंगर हूँ, Wow. तो सिंगर की जर्नी बताना चाहूँगा. Superb. बचपन में बेसिकली एक बात बोल देता हूँ कि मेरे माँ बाप दोनों बोल नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते. तो बचपन में मेरे घर में ऐसा लगता था कि ये उनके बच्चे बोल पाएंगे क्या. तो हम तीनों, दो अच्छा. बहनें और मैं, तीनों हम बात कर सकते, अच्छी तरह से सुन सकते. मैं गा भी लेता हूँ. बाद में पता चला मेरे घर में दादाजी का भजन मंडली था. अच्छा. वहाँ पे मैं हर गुरुवार में जाके बैठता था 2 साल की उम्र से. ओके. हाँ, तब वो 70 का दशक होगा. अच्छा, ठीक है. तब तो सब लोग 10 बजे से सो जाते थे. हमारे यहाँ भजन तो 12 बजे तक चलता था और मैं बैठ के सुनता था पूरा. अच्छा. सो ये स्टोरी पूना की है? पूना की, पूना नारायणपेट. अच्छा, नारायणपेट. ओके. तो मेरी माँ चिढ़ जाती थी, वो सुनता है तू, स्टडी करने के लिए बोलो तो सो जाता है. ऐसा क्यों? तो मुझे अच्छा लगता है. मुझे मालूम नहीं था जब ये अच्छा. क्या जवाब देना, लेकिन मैं बोलता था कि मुझे अच्छा लगता है. ओके. तो वो सुनते सुनते मैं बड़ा हो रहा. ओके. कभी कोई तबले वाला नहीं आया तो मुझे बिठाते थे. ताल तो अच्छा था ना. अच्छा. क्लासिकल सीखा नहीं था लेकिन ताल पकड़ना आता था. कभी हारमोनियम पे हाथ कोई नहीं आया तो मैं बैठता था. जैसे बड़ा होता गया तो मुझे वो अच्छा लगने लगा. फिर बाद में स्कूल में जब मैं था तभी मेरे दोस्त के घर में जाता था. ओके. तब उसको खेलने के लिए बुलाया उसको. तो वो बोला रुक, वो टीवी पे क्या दिखा रहा है वो देख. मैं बोला किसकी मैयत दिखा रहे हैं, जाने दो ना. अच्छा. जाएंगे हम. बोले नहीं, बड़ा सिंगर था वो. ओके. मुझे मालूम ही नहीं था, मैं तब 12 साल का था. अच्छा. तो मैंने बोला कौन है ये? तो बोले मोहम्मद रफ़ी. अच्छा, होगा कोई लेजेंड. हाँ, वो तब मालूम नहीं था. तो 2 दिन के बाद वो मुझे उन्होंने एक टेप रिकॉर्डर चलाया. उसमें गाना लगा था. वो उसमें गाना लगा था आज मौसम. अच्छा. जो रफ़ी साहब ने गाया है. तो उसने पूछा कि किसका ये गाना मालूम तुमको? हाँ मालूम है, धर्मेंद्र का. बोले धर्मेंद्र का है लेकिन गाया किसने? धर्मेंद्र ने. अरे नहीं, धर्मेंद्र ने नहीं गाया, वो रफ़ी साहब ने गाया. वो जो परसों दिखा रहा था ना मैं, वो जो मैयत दिखा रहे थे, वो जो सिंगर थे उन्होंने गाया. बोला ऐसा होता है क्या? ऐसा ही होता है. फिर बाद में दूसरा गाना लगाया, मैं जिंदगी का साथ निभा. तो बोला ये किसका गाना है? बोला देवानंद का. अरे देवानंद का नहीं, रफ़ी. अरे सबके लिए वो गाते हैं क्या? हाँ सबके लिए गाते. तो मेरे को क्यूरियोसिटी बढ़ गई तो मैं सुनने लगा. और एक दिन मैं ऐसे ही गा रहा था तो वो दोस्त बोला अरे तेरी आवाज़ तो उनके जैसी आ रही है. क्या बात कर रहा है? हाँ मुझे लग रहा है ऐसा. तो गाओ तुम, स्टार्ट करो. तो मैंने थोड़ा थोड़ा क्लास में स्कूल में गाना शुरू किया. फिर 9th में फेल हो गया, स्कूल छोड़ दिया. और बाप रे. लेकिन दिमाग में था गाना गाना. अच्छा. तो बहुत लोगों के ऑर्केस्ट्रा के मालिक थे, उनके पास जाके मैं काम दिया. हमको बुलाओ, उनको तभी शायद ऑर्केस्ट्रा का ज़माना था. बहुत 85 से ऑर्केस्ट्रा का ज़माना बहुत गोल्डन पीरियड था. गोल्डन एरा. तो कोई बुलाता नहीं था क्योंकि पहले सुनो फिर बाद में बुलाओ. लेकिन सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी सिंगर्स थे ना.
तो एस्टेब्लिश मैं अपने आप को कैसे Exactly. करूँ? तो मेरा एक दोस्त था, उसने मेरे को सरगम म्यूजिकल नाइट में लेके गया। अच्छा वहाँ पे बिठाया मेरे को, सब रिहर्सल खत्म होने को है, मेरा ऑडिशन, यहाँ भी ले ले, कौन सा गाना गाते हो? मेरे को एक ही आता था, वो गाना सुनाया मैंने, बोले चलो, कौन सा गाना था वो? महुआ का, अच्छा दोनों ने किया था प्यार मगर। ओके तो मैंने गाया, तो उसने वो बोला कि अच्छा गाता है, चलो हमारे साथ टूर को चलो। तो मैंने 10 साल ऑर्केस्ट्रा में निकाले, बाप रे, मतलब उसके बाद 85 के बाद 86 से 86 95 96 तक पूरा Okay. 10 साल में ऑर्केस्ट्रा में काम करता था। बाप रे, विदेश भी जाके आया, वाओ वेरी नाइस। ऑल ओवर इंडिया शो किए। 95 में ब्रेक हुआ, वो बंद हो गया। फिर बाद में हमारे और 2-3 दोस्त थे और मैं साथ में मिलके ये, मैं उसमें कुछ नहीं था, मैं दोस्त का दोस्त बन के यहाँ पे आता था। ओके तो जो एक दोस्त था जो मेरा, वो भी ऑर्केस्ट्रा में था, अच्छा प्रसाद रानडे, ओके वो मुझे यहाँ लेके आया, हम साथ में ही थे। फिर 1 साल स्टूडियो शुरू होने के बाद उसने बोला तू रिकॉर्डिंग करना, और मेरे को नहीं आता, मैं सिखा दूंगा। तो तब से मैं शुरू किया, तो ऑर्केस्ट्रा लाइन तो बंद ही हो गई थी, मैंने बंद कर दी थी, फिर ये शुरू किया। तो तब से 96 97 से आज तक मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। क्या बात है, वेरी नाइस सर। और उसके बाद 2007 तक मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग करता था, ओके और कुछ गाने हो रिकॉर्डिंग के लिए तो गाता था। तो 2007 के बाद सब पार्टनर जो थे वो छोड़ के चले गए, अच्छा, अपने अपने कारण से। रीजंस की वजह से। कोई बचा ही नहीं, मैं अकेला ही था। तो लोग आके पूछते थे कि हमको एक एल्बम बनाना है, म्यूजिक करोगे क्या? मुझे तो आता नहीं था, मैंने कभी देखा नहीं था। अभी मैं कह सकता हूँ कि मैंने कभी बजा के या कंपोज करके देखा नहीं था। सब लोग थे, कोई भी काम आया तो ये है ना, वो है ना, मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो अब कोई नहीं तो मुझे करना पड़ेगा, मैं कोशिश करता हूँ। 2007 में पहला कंपोजिशन मैंने किया, ओह वाह, सुपर्ब। और लोगों को अच्छा लगा, अच्छा और मैंने मतलब तब से फिल्म में, ड्रामा में कंपोजिंग करना शुरू किया, अरेंजमेंट शुरू किया, फिर गाना भी गाता था। ऐसा मेरा जर्नी रहा है। सो सर, हम बात करेंगे 85 86 की, व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी इनटू दिस। अभी तो खैर इफ एनीबॉडी वांट्स टू बिकम एन आर्टिस्ट, तो उसके लिए उनके पेरेंट्स भी कहते कि ठीक है, इट्स अ गुड ऑप्शन। अभी तो ऑप्शंस है, बहुत सारे करियर ऑप्शंस है, बट पहले वैसा ही नहीं था। बिल्कुल नहीं था। सो बहुत सारे चैलेंजेस यू मस्ट हैव फेस्ड। हाँ, पहले तो मैं 9th में फेल होने के बाद मैंने बिना पूछे, पेरेंट्स से बिना पूछे दाखिला निकाल दिया। मार पड़ी बहुत, और सही है, तभी इतने ओपनिंग्स नहीं थे ना, नहीं थे, और म्यूजिक में तो नहीं थे। नहीं था। तो वो बोलते थे क्या करोगे, कॉरपोरेशन में झाड़ू लगाओगे, यही करना पड़ेगा तुमको। 9th सीखने के बाद नहीं किया तुमने, तो उनको मालूम नहीं था कि गाना क्या है, क्योंकि वो सुन नहीं सकते। तो गाना क्या है, कैसे करेंगे, उनको मालूम नहीं था। मैंने बोला मुझे मालूम नहीं, मुझे गाना ही करना है, मुझे गाना ही करना है। बोले ठीक है, आता तू ठरवलंच आहेस तर कर। बहुत मार पड़ी, बहुत गालियाँ खाई, लेकिन मैंने सोचा, जो सोचा था वही जो किया। ठाना है वो करके रहेंगे, वही जो किया। पैशन है उसको ही फॉलो करेंगे। जी, तो वही करता आ रहा हूँ। म्यूजिक फील्ड ही है, गाना नहीं, ऑर्केस्ट्रा नहीं। ऑर्केस्ट्रा तो खत्म होने वाला, फिर बाद में ये चालू हो गया, तो 30 साल से वही कर रहा हूँ। ये म्यूजिक ही है, म्यूजिक के बारे में ही सोचता हूँ, म्यूजिक ही करता हूँ। सुपर्ब सर। सो हम बात करेंगे सर ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग, रादर साउंड रिकॉर्डिस्ट की। बहुत सारे यूथ्स है जिनको उनका करियर इसमें बनाना है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है, लेकिन गाइडेंस नहीं है। व्हाट आर द थिंग्स आर वेरी नेसेसरी टू बिकम अ साउंड रिकॉर्डिस्ट? एक तो टेक्निक मालूम होना चाहिए, यानी कि टेक्निकल पर्सन होना चाहिए। अंदर से, जैसे सिंगर को सुर होना चाहिए। ओके, हर एक कोई सिंगर नहीं बन सकता, राइट, क्योंकि उनके अंदर सुर या ताल होना चाहिए। वैसे अंदर से टेक्निकल पर्सन होना जरूरी है। ओके, अगर वो होगा और म्यूजिक के बारे में कुछ जानता होगा तो उसको फायदा है। ओके, अगर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इसमें जो सिंगर गा रहा है वो गलत बजा रहा है, गलत गा रहा है, ये मुझे मालूम होना चाहिए। इसका फायदा है, जरूरी नहीं कि वो होना ही चाहिए उसने, लेकिन अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आता है कि ये अलग अलग गा रहा है, गलत गा रहा है।
तो मुझे फ़ायदा होगा ना। बराबर। तो मैं अकेला काम करता हूँ यहाँ, मैं म्यूज़िक भी करता हूँ, सिंगर को बड़े बड़े सिंगर आके गा के और मुझे पूछते हैं वो, बराबर है ना, ठीक है ना ओंकार, सही चल रहा है ना। बहुत बड़े सिंगर्स, मैं नाम ले सकता हूँ, सुरेश वाडकर जी, वाओ। वो तो बड़े सिंगर है, लेकिन वो पूछते हैं क्योंकि मैं संगीतकार हूँ। राइट। मैं एक गाना है मेरा अभी यूट्यूब पे है, उन्होंने 4 बार गाया क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगा। मैंने बोला अच्छा है, लेकिन फिर भी वो बोले कि अरे तुमको जो चाहिए, 16 साल का लड़का है उसके लिए गा रहा हूँ मैं तो 70 साल का हूँ, 65 साल का हूँ, लेकिन वो लड़के के लिए आवाज़ अच्छी नहीं लग रही मेरे को। मैं वापस गाता, 4 बार गाया, चौथी बार उन्होंने वो परफेक्ट, उनको अच्छा लगा, हाँ अभी अभी बराबर है। तो वो पूछते थे मेरे को, वैसे सब सिंगर्स जो अच्छे होते हैं वो पूछते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं, ठीक है ना, बराबर है। मैंने एक गाना कंपोज किया था, बम्बई का एक बड़ा सिंगर है अभी, वो मैं जो ट्यून बनाई थी मैंने, वो गा ही नहीं रहा था। तो मैंने बोला कि ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, इसमें क्या बुरा है। मैंने जो मैंने बनाया है वो गाना है तुमको, जो तुमने गाना है वो नहीं है। मैं म्यूजिक डायरेक्टर मैं हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो गाओ, अच्छे की कदर ही नहीं है तुमको, बोले जो भी है मैं जो बता रहा हूँ वही गाना है। बिकॉज यू आर द बॉस, यू आर द साउंड रिकॉर्डिस्ट। नहीं, मैंने सोचा है ना उसके लिए हारमोनी बनाई है, तो हारमोनी अच्छा। के हिसाब से गलत जा रहा होगा तो मैं बोलूँगा ना। डेफिनेटली करेक्शन तो बनता है। जी। वैसे एक किस्सा बताता हूँ आशा जी के बारे में। क्या बात है। 2 लावणी उन्होंने गाई थी, म्यूजिक बाळ पळसुले जी जो अच्छा। फेमस लावणी कंपोजर थे, कंपोजर थे। तो उन्होंने बनाई थी, लेकिन वो बाजू में बैठे थे, वो कुछ नहीं बोले, वो बाजू में बैठे। आशा जी आए, बोले बताओ, गाना सुना, अरेंजर कौन है, अरेंजर। मैंने बोला मैं हूँ, पहली बार मिल रहा हूँ मैं। सो सर, अरेंजर इज द साउंड रिकॉर्डिस्ट नो इटसेल्फ। नो, म्यूजिक अरेंजमेंट, म्यूजिक Okay. में जो ट्यून होती है, अच्छा। ट्यून के पीछे क्या बजना चाहिए, या बीच का म्यूजिक जो होता है वो क्या बजना चाहिए, वो अरेंजर काम करता है। ओके ओके और म्यूजिक डायरेक्टर धुन बनाता है। ओके। तो आशा जी ने पूछा अरेंजर कौन है, मैंने बोला मैं डर के आ गया है, मैं हूँ। ये ऐसा क्यों बनाया है, ऐसा क्यों बनाया मतलब, नहीं ये ऐसा ट्याओ ट्याओ ऐसा क्यों बनाया। मैंने सोचा कुछ नहीं था, ऐसे पूछेंगी वो, तो मैंने बोला कि वो सिचुएशन के हिसाब से, डायरेक्टर ने मुझे बोला था सिचुएशन, क्योंकि उसको बैठे खींची लावणी बोलते हैं। ओ। तो जो औरत होती है वो एक रूम में सब लोग बैठे हुए हैं, और वो आती है, जैसे चल के आती है, बैठती है और गाना शुरू करती है। तो वो चलने का उसका अंदाज, वो पर्दे के पीछे, दरवाजे के बाहर पर्दा है, उसके पीछे है वो, फिर दरवाज़ा पर्दा खोलती है, अंदर आती है, और वो चलते 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 आधा से आती है, आके जाके बैठती है। तो उसके लिए ये म्यूज़िक बनाया, ऐसा मैंने बोल दिया। तो वो बोले हाँ ठीक है। फिर ठीक है, चलो गाना गाते हैं। और 2 बार कुछ अलग हरकत उन्होंने ली, तो मैंने बोला कि ये अंतरे में ये हरकत नहीं होनी चाहिए, इसके बजाय अगले अंतरे में लेंगे। तो मैं उनको ये बताने जा रहा था, वो बम्बई में रिकॉर्डिंग हो रहा था। ओके। तो उसका रिकॉर्डिंग जो, तो डर गए, उसने बंद कर दिया माइक। और क्या बात कर रहे हो, आशीष जी से बात कर रहे हो आप। बोले मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनको बता रहा हूँ कि मैं यहाँ के बजाय वहाँ कर दूँ। तो वो भी बोली ऐसा क्यों, आप देख लो, अगर यहाँ पे अगर ये हरकत है, अगर ये यहाँ पे गाएंगी तो ये बहुत अच्छा जाएगा। उन्होंने गा के देखा, वो बोले बराबर है, आप तुम अच्छा बोल रहे हो, मैं इधर ये अलग गाती हूँ, यहाँ पे वो गाती हूँ। क्या बात है। तो ये कहना जरूरी है, तो मुझे चाहिए। अब जो संगीतकार कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने मुझ पर छोड़ा कि तुम बोलो। तो ऐसा होता है। सूरज जी भी देखो, बोलो कैसा लग रहा है ओंकार, अच्छा है, ठीक है, चलो ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, ऐसा पूछते हैं। अच्छा। बड़े बड़े कलाकार की ये खासियत निशानी है। सो सर, और भी किस्से डेफिनेटली रहेंगे which has become a big time memory. सो और कुछ किस्से हैं जो यू फील कि यार बहुत मजा आया था इस दिन में, ये बहुत बड़ी एक मेमोरी हो चुकी है मेरी लाइफ की, ऐसा कुछ किस्से, मजेदार किस्से 2-3 हैं याद। एक ऐसा है, एक बड़ा गीत रामायण करके ओके प्रोग्राम था, जो उसका वीडियो शूटिंग करने वाले थे आनंद माडगुळकर। ओके। तो उनका रिकॉर्डिंग चल रहा था, और जो पायलट सिंगर थे
वो भी बड़े संगीतकार थे। और गलती मेरे से हुई क्या, गाना चलो ऑल टुगेदर रिकॉर्डिंग था वो, कैसा सब साजिंदे बैठे हुए वहाँ पे और मैं यहाँ पे बैठा हूँ और पायलट सिंगर मेरे बाजू में जो सिंगर थे प्रभाकर जोग। ओके। तो वो गाना, और गाना 10 अंतरे का था, बाप रे। और साथ में बजाना, ट्रैक होता तो अलग बात थी ना। तो मैंने उनका जो चालू हो गया, तीसरे चौथे अंतरे में मुझे मालूम पड़ गया कि उनकी आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हो रही। ओह। अबे बड़े इतने संगीतकार हैं, उनको कैसे बोलेंगे हम। तो मैंने रुकवा दिया, हाँ। रुको रुको रुको। बोले क्या हुआ, तबला सुर में नहीं है, 2 तबले बज रहे थे। तो उन्होंने चेक किया, टिंग टंग टंग, हाँ नहीं थोड़े बराबर नहीं है उन्होंने बोला। सिर्फ करने लगे, तब तक मैंने रूटीन कर दिया। फिर हो गया, उनको मालूम भी नहीं पड़ा। बाप अरे रे। फिर से वापस गाना पड़ेगा, 4 अंतरे हो गए लेकिन वो बराबर नहीं आ रहा ना, तबला बेसुरा है। हाँ ठीक है, वापस गाएंगे। ऐसा भी होता है, So you have to use your own strategy, smartness करना ना, पड़ता कभी है ना। कभी करना पड़ता है। मैं बोल सकता था लेकिन हाँ। वो चिढ़ जाते तो नहीं गाते, हाँ। नहीं नहीं मी नाही गाणार, हे काय असं नाही चालणार। राइट राइट। तो मैंने मैनिपुलेट कर दिया कि अरे Exactly. ऐसा है, इसलिए। स्मार्टली आपको हैंडल करना पड़ता है तो सिचुएशन। साइकोलॉजी है कि तबला बेसुरा बज रहा है, अगर ये बोलेंगे तो होता है। और थोड़ा बजाने से थोड़ा उतरता भी है, कभी होता, चढ़ता भी है। तो उनको लगा कि हाँ बराबर है, उतरे भी थे, हो गया वो। तो ऐसा मैनिपुलेट करना पड़ता है। किसी के साथ ऐसा बोलेंगे तो सुरेश जी को बोलेंगे वो ऐसा मत लो, बोले क्यों, वो जो लड़का है ना, वो मैंने बोला था तू समोर येता, तो ते तू समोर समोर ऐसा गा रहे थे। तो मैंने बोला कि ऐसा बोलेंगे तो, बोले क्यों नहीं गाना ऐसा। मैंने बोला कि वो डायरेक्टली सामने आ गई है, तो वो कैसे बोलेंगे तू समोर, ऐसा ही गाना पड़ेगा। आप गा रहे हैं, बढ़िया गा रहे हैं, लेकिन वो ऐसा गाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो बोले हाँ बरोबर है, तू बरोबर सांगतोयस, मी तसं गातो। उन्होंने गा दिया। वाओ। ते ऐसा होता है, बहुत होता है। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग इनटू दिस, बट आजकल के जनरेशन में ऐसा होता है कि थोड़ा सा लोग ईगो पे ले लेते हैं कि नहीं मैं क्यों पूछूं कि आई एम राइट और रॉन्ग, मैं हूँ आजकल के जनरेशन, इफ यू सी। बट जैसे आपने कहा कि जो बड़े आर्टिस्ट है, कलाकार है, उनकी जो निशानी यही है कि वो पूछते हैं इज इट फाइन, सो हम्बल दे जी जी जी, सो होना ही चाहिए, हर एक होना ही artist में। चाहिए। एंड दिस और शुड बी टेकन। पुराने लोगों से यही सीखना चाहिए, हाँ। नई पीढ़ी ने। राइट राइट। मुझे ऐसा लगता है, नहीं 101% सब सर। बुरे नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे है। है, एटीट्यूड है, हाँ, वो चलता गलत है। ऐसा है, वो नहीं होना चाहिए। So we'll also talk about the two very important people from the Indian music, Ajay and Atul. हाँ, So आपने जिक्र किया था कुछ देर पहले कि even they used to come here, they still come here. So वो क्या यादें हैं उनकी? बहुत सी यादें, बहुत सी यादें। तो एक्चुअली अजय अतुल ने यहाँ से स्टार्ट किया था, वाह। तब वो कोई नहीं थे। अच्छा, तो यहाँ आते थे, वो रिकॉर्डिंग करते थे, छोटे छोटे ये कब की रिकॉर्डिंग। बात है सर, ईयर? ये 98, ओह, लॉन्ग बैक। 98, 99 तब की बात है। तब यहाँ आके बैठते थे, हम सब दोस्त थे ना, हो। तो ऐसे बातें करते थे। और एक बात बहुत बड़ी क्यों है कि हम तो सेम क्या बोलते, म्यूज़िक फील्ड में थे। वो बड़े नहीं थे, मैं भी बड़ा नहीं था, मैं अभी भी नहीं हूँ, लेकिन उनके जैसा सोच उनकी, तभी भी टोटल म्यूज़िक में ही थे। वो हमेशा म्यूज़िक की बात करते, ओह, कोई भी हो। वो साइकिल पे जाते थे दोनों, बाप रे। साइकिल पे बैठ के गाना गाते थे। तो अतुल उसको होता नहीं नहीं, हे असं नको, तसं घेऊया आपण। वो हमेशा वही बात, दिमाग में वही, एंड टू एंड म्यूजिक। एंड टू एंड म्यूजिक। कभी भी बात करो म्यूजिक के बारे में, इधर उधर की बातें तो होती है, लेकिन सोच हमेशा म्यूजिक। तभी इतने बड़े बनते हैं, तभी क्या मालूम था हमको कि इतने बड़े बन जाएंगे। लेकिन उनकी ये क्या बिहेवियर था, यहाँ पे भाड़े से कीबोर्ड ला के बजाते थे वो। ये बताना नहीं चाहिए, देखो, लेकिन करते थे वो। तो मेहनत थी उनकी। पहले 2 एल्बम यहाँ पे बनाए थे उन्होंने, अच्छा, बम्बई जाने से पहले। ओके। एक मराठी, एक हिंदी। अच्छा, हिंदी में एक गाना मैंने गाया था। ओह, ये भी बात है 99? हाँ, तभी की।
ओके तब की। तभी 2000 में वो बम्बई चले गए। अच्छा। तो कॉलेज कॉलेज नाम का एक एल्बम था, ओके। तो उसमें एक गाना उसने मेरे को बोला कि तू गा, हम्म। तो मैंने गाना गाया था। उसके पहले मराठी था, वो रविंद्र साठे और योगिता गोडबोले ने गाया था। ये 2 एल्बम यहाँ पे रिकॉर्ड हुए। उसके बाद वो बम्बई चले गए, फिर वहाँ पे उन्होंने वो गणपति का जो गणनायक का वो बनाया, वो उसके बाद वो जो ऊपर चलते गए, आई थिंक सो मोरिया मोरिया भी उनका सॉन्ग था। वो बाद में आया, वो बाद में आया। ये एल्बम था। अच्छा। फिर एक गाना आया वो जो कौन सी फिल्म थी, सोनाली बेंद्रे पर फिल्माया गया था, वो गाने से उनका करियर स्टार्ट हो गया। ओके। फिर क्या, सर उनकी कुछ यादें आपके साथ जो आप शायद बहुत मेमोरेबल है, क्योंकि अजय अतुल दे आर द फेवरेट्स ऑफ द एंटायर ऑडियंस। हाँ यादें ऐसी बहुत निजी यादें हैं, गाली गलौज हम करते रहते हैं। एक बार सामने भरतनाट्य मंदिर के बाजू में एक मेडिकल का दुकान था, वहाँ पे हम 5 बजे तक बातें करते बैठे थे, बाप रे। अजय और मैं और एक है अजय अत्रे, ओके। हम तीनों बातें करते बैठे। फिर 5 बज गए, बोला भूख लगी है, चलो स्वारगेट पे जाएंगे, भुर्जी पाव खाएंगे। वापस आके बैठे 7 बजे, फिर लोग आने लगे दवाखाने में, मेडिकल अच्छा। में, वो खुलना से फिर निकल गया हम। ऐसा भी होता है। तो टाइम कब निकल जाता है बातों बातों में समझ में नहीं आता है। आज भी। और मैंने एक गाना भी किया है जो अजय ने गाया है, एक फिल्म का गाना है, वो अजय ने गाया है। क्या बात है। ऑलराइट। और एक सुबोध भावे मराठी Yes, एक्टर, yes, उसने भी yes. मेरा एक गाना गाया है। अच्छा, वाओ, वेरी गुड। सो सर विल अगेन कम टू द टेक्निकलिटीज ऑफ द स्टूडियो। जैसे हमने मेंशन किया कि बहुत एस्पिरेंट्स है जिनको शुरू करना है खुद का सेटअप, सो हाउ टू गो अबाउट, अगर स्टार्टअप की बात करें। आजकल देखो टेक्निकल में बहुत ज़्यादा जान जाते लोग, क्योंकि Okay. कंप्यूटर है। पहले कंप्यूटर नहीं था, अवेलेबल नहीं तो थी स्पूल easily. पे रिकॉर्ड करना पड़ता था। ओके। स्पूल की खासियत या डिसएडवांटेज बोलो, जब रिकॉर्ड करते हम, अगर गलत गाया उन्होंने, सिंगर ने गलत गाया, तो पंच करना है। यहाँ पे 2 वर्ड्स गलत गाए, वो पंच करना है। तो यहाँ का और वहाँ का वाइब नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना। पंच ऐसा ही होना चाहिए कि वो ही 2 वर्ड्स होने चाहिए। अभी क्या होता है, अंडू होता है, इजीली हो जाता है। कितना भी करो कुछ नहीं होता है, हो जाता है पहले undo करने के टास्क बाद। था वो। हाँ, उसके बीच में पहले वाला भी डिलीट नहीं होना चाहिए, आगे वाला भी नहीं होना चाहिए। पंच इन पंच आउट। ओके। इतने माहिर थे हम लोग प्रसाद में, ये सब, कि हमको आदत पड़ गई थी। ये तो बहुत सीधा है, बहुत easy कुछ है नहीं तो। है। इसलिए टेक्निकल सीखने के लिए लोगों के पास कंप्यूटर है अभी। ओके। कंप्यूटर नेट से लोग सीख सकते अच्छा, हैं, सीख सकते हैं। लेकिन म्यूजिक के साथ सीखेंगे हाँ, तो बहुत अच्छा होगा, एडवांटेज है। एडवांटेज है। तो आपका सभी का आपके पास नॉलेज होगा फिर। हाँ, म्यूजिक का होगा, सुर का होगा, लय का होगा, एवरीथिंग। इंस्ट्रूमेंट बजाना आना चाहिए, कुछ ना कुछ तो। ओके। कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आना चाहिए, म्यूजिक गाना आना चाहिए, सुर समझनी चाहिए, अच्छा। वेस्टर्न हारमोनी हो, इंडियन हारमोनी हो, जो भी हो समझ में आना चाहिए। फिर क्या क्या कर सकते हैं इसमें, ओके। अरेंजमेंट के लिए बहुत बड़ी बात है। तो अरेंजर, टेक्निकल पर्सन और सिंगर या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले, बजाने ये वाला। सब एक आदमी के अंदर हो, तो और भी बेहतर क्या है। नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता। सो ये रहा टेक्निकलिटीज है ना, बट इफ वी टॉक अबाउट द इंफ्रा, व्हाट डू यू हैव टू सजेस्ट टू द ऑडियंस। आजकल इंफ्रा लगता ही नहीं है, लोग घर में ही रिकॉर्डिंग करते हैं। अच्छा। ओके। अभी इतने प्लगइन्स आ गए हैं कि पहले जो फैन की आवाज़ होती थी वो रिकॉर्ड होती थी, अभी प्लगइन लगाया तो फैन की आवाज़ गायब। हाँ, तो क्या ज़रूरत है स्टूडियो की। इट हैज बिकम वेरी एडवांस्ड। हाँ, और इजी इजी भी। माइक भी ऐसे मिलने लगे सस्ते में। सॉफ्टवेयर तो ऐसे ही क्रैक सॉफ्टवेयर ले लेते, मिल जाते। चल जाता है। तो मुश्किल नहीं है, लेकिन ये जो पहले की बात थी, जब ये करना पड़ता था, राइट फ्रॉम सब स्क्रैच। राइट फ्रॉम स्क्रैच स्टूडियो में आकर ही करना पड़ता राइट, था। राइट, अभी वो नहीं है। राइट। तो ये मुश्किल नहीं है आजकल के लिए, लेकिन जो मैंने बातें बताई वो अगर उनमें होंगी तो एडवांटेज है उसको, बस।
बाकी सो धीरे धीरे वंस दे स्टार्ट डूइंग द प्रोजेक्ट, छोटे छोटे असाइनमेंट्स, तो ऑटोमेटिकली उनको काम भी मिलना लगता हाँ है. दे कैन अर्न गुड इन नाउअडेज टाइम. सुपर्ब सर. कुछ व्हाट डू यू थिंक कि आजकल का जनरेशन है, उनके लिए कुछ खास मैसेज जो आप देना चाहोगे व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक एंड साउंड रिकॉर्डिंग? क्योंकि शायद उनकी टेस्ट भी बदल चुकी है अब लोगों की. हाँ पहले मोहम्मद रफ़ी जी, आशा भोसले जी, इनके लोग गाने सुनते थे, मज़ा आता था. आजकल ज़माना थोड़ा रैपर्स की ओर बढ़ रहा है. तो व्हाट डू यू हैव टू से टू द ऑडियंस? मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि बेसिकली मुझे पसंद नहीं है. ओके. मैं पुराना आदमी हूँ वो, शायद हो सकता है. हाँ वो मुझे उसमें म्यूजिक ही नहीं नजर आता. रैप में कहाँ म्यूजिक है, हाँ. सिर्फ बड़बड़ है. बड़. हाँ उसका लिखा हुआ जो बढ़िया होता है, राइमिंग और ये सब बढ़िया होता है, लेकिन उसमें म्यूजिक कहाँ है. ओके. टेक्निकली कहा जाए तो म्यूजिक कुछ भी लगा दो पीछे चल जाता है. बात ही करनी है तुमको, गाना नहीं. रफ़ी साहब, आशा भाई, लता जी के जैसा गाना होता है, वो गाना नहीं है तुमको, तो मुझे पसंद नहीं है. आजकल का ज़माना है, मैं नहीं बनाता ऐसे. हाँ कोई आया मेरे पास, मुझे बना के दो तो मैं देता हूँ. मेरी पसंद का नहीं है. तो और क्या कहना चाहते तुम? राइट. सो आई थिंक सो सर, जो आपकी राय है टुवर्ड्स द ऑडियंस है ना, सो डेफिनेटली पहले इन्होंने द गोल्डन म्यूजिक सीखनी चाहिए. नहीं, मैंने म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक जो है ना, हाँ. वो सीखना चाहिए. वो सब उनकी तरफ से कॉपी करते हो. द वेस्टर्नाइज्ड कल्चर. दोनों का मिलाप करके वो करो ना आप. हाँ. और रफ़ी साहब का गाना मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, जो म्यूजिक उन्होंने बनाया है उसके जैसा शंकर एहसान लॉय, उनका म्यूजिक बहुत बढ़िया रहता है. दोनों का मिलाप होता है. ओ. क्लासिकल, वेस्टर्न क्लासिकल. वेस्टर्न क्लासिकल बहुत अच्छा रहता है. काम ज़्यादा उनको मिलता कि नहीं मालूम नहीं. आजकल के ज़माना ही चेंज हो गया, स्टाइल ही बदल गया, बदल चुकी है. वो पसंद नहीं है. राइट राइट राइट. विल कम टू दिस वंडरफुल सेटअप सर. जैसे आपने कहा कि यू अरेंज, यू कंपोज, यू रिकॉर्ड, एवरीथिंग यू डू. सो कैन यू जस्ट शो अस एग्जैक्टली कैसे होता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल? बात बताता हूँ, मैं अरेंजर हूँ, अच्छा. म्यूजिक कंपोजर हूँ. मैं थोड़ा बहुत बजा भी लेता हूँ, लेकिन मैं प्रोग्रामर हूँ. ओह. मैं ऐसा फ्लुएंट बजा नहीं सकता. अच्छा. लेकिन Okay. मुझे मालूम है ये बजाना है, वो बजाना है, मालूम है. ओके. और कंप्यूटर की मदद से करता हूँ, लेकिन मेरा क्या बोलते फ्लेवर पुराना है, पुराना है. उस स्टाइल में रखता हूँ. ओके. एक थोड़ा सा जस्ट एक एग्जाम्पल आप ऑडियंस को बता सकते हो? बाप रे, इतनी सारी टेक्निकलिटीज होती है. लुक एट द ऑप्शंस. सो इफ एनीबडी वांट्स टू मास्टर दिस, सीखना है ये सॉफ्टवेयर एंड एवरीथिंग, इट टेक्स 1 साल 2 साल? डिपेंड्स ऑन पर्सन. समझे, अच्छा. जो सीखना चाहता है, उसको अर्ज है सीखने की, तो जल्दी सीख सकते हैं. हाँ. सुपर्ब सर. जैसे इस गाने में बजाया मैंने. अच्छा. ये जो सतार और फ्लूट का अच्छा. म्यूजिक है, वो अरेंजमेंट बोलते हैं उसको. ओके. इसके बाद आएगा वो गाना. ओके. ओके. उसकी ट्यून जो है, मैं कंपोजर नहीं हूँ इसका, हाँ. दूसरा है, तो मैं सुना नहीं सकता उसको. वाओ. सो दिस इज द वे पूरा
इट वर्क्स. हाँ, अब ये तबले का ट्रैक है, अच्छा. ये और ये सिंगर है, ओके. ये कीबोर्ड बजाए हुए है, ओके. फिर ये सतार है, हम्म. ये फ्लूट है, ओके. ओ. तो यहाँ पे कॉर्ड्स बजते हैं. अच्छा. सो हर एक इंस्ट्रूमेंट का अलग-अलग अलग track अलग होता होता है. ओके. और जैसे आपने कहा था कि आपका करियर यू स्टार्टेड विद सिंगिंग. हाँ सो द ऑडियंस एंड वी वुड लाइक टू हियर इट फ्रॉम यू आल्सो कुछ हाँ, मैं लाइनें बताना भी in your चाहूँगा own कि voice. जब मैंने गाना शुरू किया तो मैं उनके ही गाने गाता था, रफ़ी साहब के। रफ़ी साहब. और आज तक वही कर रहा हूँ. परसों भी प्रोग्राम हो गया मेरा 30 जुलाई को. क्या बात है. तो ऐसे ही सिर्फ रफ़ी साहब के ही गाने गाता हूँ, बाकी कुछ आता ही नहीं मेरे को और पसंद भी नहीं है, ऐसा बोल सकते हो. हाँ. मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है. मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है. कि तू कहीं भी, कि तू कहीं भी रहे, तू मेरी निगाह में है. मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है. कि तू कहीं भी रहे, तू मेरी निगाह में है. वाह, क्या बात है. दैट्स वेरी नाइस सर. दैट वाज अ ट्रू मेलोडी. हाँ, वो दिल से आता है दिल से आता है. बस. सो विल आल्सो टॉक अबाउट रिकॉर्डिंग जब होती है. फॉर एक सपोज इफ वी टेक दिस कंडेंसर माइक है ना. सो बहुत सारी चीजें होती है कि एक सिंगर ने वोकलिस्ट ने कैसे रुकना है, उसका थ्रो कितने लेवल पर चाहिए, और भी बहुत सारे टेक्निकल चीजें जो डेफिनेटली ऑडियंस को फॉलो करनी चाहिए. जी. सो वुड यू एडवाइस ऑन दैट? हाँ, समझो अभी ये माइक है, अच्छा. तो अगर सिंगर गा रहा है हम्म. तो उसके वॉइस थ्रो के हिसाब से माइक के ऊपर उसने खड़े होना है. ओके. अब बड़े बड़े सिंगर को मालूम रहता है कि मेरा गाना है, और वो खुद अपना माइक लेके आते हैं. बहुत एसपी बालासुब्रमण्यम, सुरेश वाडकर जी भी हेडफोन अपना लेके आते. मेरे पास व्हिडिओ भी आहे. वो उन्होंने बताया था, म्हणजे तुम्ही तुमचा का हेडफोन आणला. ते म्हणले अरे काय असतं लोकांचे हेडफोन, ते कानात काय इन्फेक्शन असतं काय असतं माहीत नाही. त्यामुळे आशाबाईंनी मला सांगितलं की तू तुझा हेडफोन वापरत जा. मी माझा हेडफोन वापरतो, माझा माईक. आता ते माझ्याकडे चांगले माईक असल्यामुळे ते नाही म्हणतात, म्हणजे ते आणत नाहीत, पण ते वापरतात. अब ये माइक है और मेरा थ्रो कितना है मुझे मालूम है. अगर नया है तो मालूम नहीं है, तो रिकॉर्डिस्ट बताता है उसको ओके. कि अरे थोड़ा आगे आ जाओ. तो आगे आएंगे तो ब्लो आते हैं साउंड में, प फ ब भ जो है तो उसका ब्लो आता है. तो उसके लिए फिल्टर होता है, फिर भी वो फिल्टर इतना काम नहीं करता. हाँ. क्योंकि अगर जोर से गा रहा है वो आदमी, अच्छा. ओके. फ ऐसा गाए तो जो गाता है तो उसमें अगर आएगा तो उसको ऑफ माइक गाना है. कोई गाना होगा टा 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 भ, ऐसा कुछ हो गया तो रा 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 भ, ऐसे ही करके गाना है. तो भ का फ्लो जो होता है ना डायरेक्ट माइक पे नहीं जाता, डायफ्राम में जाएगा तो स्पीकर फट जाएगा. ओके. उसके लिए उसको ये आदत रखनी पड़ेगी. फिर अब मेरा वॉइस, किशोर कुमार जी का वॉइस इतना थ्रो इतना बड़ा था कि वो इतने दूर खड़े कैच हो जाते थे. बाप रे. लेकिन रफ़ी साहब और लता जी की वॉइस ऐसे अच्छा. ऐसे गाते थे. तो अलग अलग जैसा थ्रो है उसके हिसाब से उसको खड़ा सेटिंग करके वो चेंज होती है. अच्छा. उनको जैसे इंस्ट्रूमेंट का भी, अभी तबला बजाना है तो तबले का माइक कहाँ पे रखना है, प्लेसमेंट कहाँ करनी है, दोनों के बीच में उसका एंगल भी देखना पड़ेगा. अच्छा. तबला ऐसा ऐसा टेढ़ा रहता है ना थोड़ा, सरफेस दोनों का, तो उसका माइक ऐसा रखेंगे तो साउंड अलग आएगा, थोड़ा ऐसा रखेंगे तो अलग आएगा. सतार बजा रहा है तो सतार का माइक कहाँ लगाएंगे, उसका जो उसको क्या बोलते हैं,
डोम ओके, पीछे रहता है, वो रेजोनेट होता है। अच्छा, ऊपर लगाने से कुछ नहीं आवाज नहीं आएगी, आता है। वहां लगाएंगे तो साउंड आएगा। मतलब हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए हर अलग अलग सेटिंग होनी चाहिए। करेक्ट, होती है। होती है, अच्छा। तो वायलिन बजाते तो वायलिन के बीच में जो बॉक्स होता है उसके अंदर होल्स होते हैं ना, हम्म, तो होल के अंदर से आवाज आती है, तो वहां पे माइक लगाना। आप इधर लगाएंगे तो साउंड नहीं आएगा। राइट राइट। जहाँ पे बजा रहे हैं वहां से तो बजा रहे हैं, साउंड तो यहाँ से आ रहा है। यहाँ पे बो है और यहाँ पे जो होल्स है, जो डिजाइन बनाया हुआ है, वहां से आवाज आती है। ऐसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग प्लेसमेंट होता है, वो समझना जरूरी है। राइट। फ्लूट, ओके। फ्लूट का भी अगर रखेंगे ऐसा बजाएंगे तो हवा ही आएगी, सिर्फ हवा भी आएगी साथ में, तो फ्लूट ऐसे बजाते हैं। अच्छा, तो यहाँ से भी आवाज आती है ना, तो ओके, ब्लोइंग साउंड निकल जाता है, निकल जाता है। ऐसा होता है। टेक्निकलिटीज। हाँ, आजकल बहुत सारे सेलिब्रिटीज है, या हम बोल सकते हैं कि ऑटो ट्यून का ज़माना है। बहुत सारे लोग ऑटो ट्यून यूज़ करके अपनी गाना बनाते हैं, पिक्चर्स में यूज़ करते हैं। आप व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? अच्छी बात है, लेकिन फीलिंग्स होना जरूरी है। फीलिंग तो कंप्यूटर नहीं ला रहा है, अभी तक नहीं ला रहा है। वो फीलिंग अच्छी हो तो ऑटोट्यून भी कर सकते हैं। पुराने लोग नहीं मानते इस बात को। उषा मंगेशकर जी आई थी, तो उनके लिए फिल्टर लगा रहा था। अच्छा, ये जो फिल्टर होता है ना, मैंने दिखाया नहीं, एक फिल्टर होता है ऐसा, ओके, ये जो फिल्टर है अच्छा, वो ब्लो नहीं देता। ओके, तो मैं फिल्टर लगा रहा था, तो उन्होंने बोला क्यों लगा रहे हो? नहीं, वो ब्लो, मुझे आदत है, तुम निकाल दो। तो उनको मालूम है कहाँ पे ब्लो आता है और कहाँ नहीं गाना है, वो सब मालूम होता है। छोटी छोटी चीज़ें, बट इट हैम्पर्स अ लॉट। हाँ, तो वापस करना पड़ता है ना रिकॉर्डिंग। राइट यानी उषा इथे थोड़ा ब्लो आला तिथे, बोले कैसे आएगा, आ ही नहीं सकता। ये बातें उनके, मैं गा रहा हूँ तो मुझे मालूम होना चाहिए कि अरे ये ऐसा होता है, तो मैंने क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, वो सबको करना चाहिए, वो स्टडी करना चाहिए सब। राइट। ये सिंगर्स की बात, और वही स्टडी रिकॉर्डिस्ट ने भी करनी चाहिए कि ये अगर ये ऐसे गा रहा है तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, फिल्टर लगाना चाहिए, थोड़ा माइक दूर रखना चाहिए, ये सब। Right, right, right. So, sir, in this podcast, we spoke about journey. हमने बात, we spoke about some amazing conversations with the legends. But aspirant जो है, अगर उनको जैसे नौकरी चाहिए, या if they want some assignments, तो उनका इस इंडस्ट्री की और का अप्रोच कैसा होना चाहिए? मतलब उन्होंने जो जॉब्स है कैसे हंट डाउन करनी चाहिए, या कुछ इसको कोर्सेज होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती है? हाँ, ऐसे तो बहुत कोर्सेज होते हैं, वो सब सीखने चाहिए। ओके। पर मैंने जो बोला कि अंदर ही कुछ होना चाहिए। बहुत से लोग आते हैं, उनको कुछ अंदर कुछ होता नहीं है, और सीखना है। और बड़े बाप के बेटे होते हैं, पैसा देने को तैयार है, और सिखाने वाले भी सिखा देते हैं। नहीं आए तो नहीं आए, पैसा तो मिला। जैसे सर फॉर एग्जांपल MBA होने के बाद कॉलेज में प्लेसमेंट्स ड्राइव होता है ना, लेकिन इस इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा कुछ अलग होगा। अगर उनको प्लेसमेंट चाहिए, अलग उनको, इफ दे वांट अ जॉब, डिप्लोमा चाहिए तो डिप्लोमा और ग्रेजुएशन उसमें भी है। अच्छा, है, आया है, साउंड में ओके। हाँ, तो मेरे बेटे ने भी किया है। ओके, पहले यहाँ पे 1 साल में उसने डिप्लोमा किया, फिर अमेरिका जाकर उसने डिग्री हासिल की। ओके, तो ये करना ज़रूरी है, और उसके लिए प्लेसमेंट मिलता है। अच्छा, ओके। ऐसे जाके बताओ मैं रिकॉर्डिस्ट हूँ तो नहीं मिलेगा। आपके साथ कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि कहाँ पे सीखे हो। अच्छा, और लोगों को मालूम है सब, अभी मालूमात हो गई कि अरे अमेरिका से ये यूनिवर्सिटी से सीख के आया, और रैंक भी देखते हैं, तो काम मिलता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपके पास आता है, जिनके पास शायद डिग्री ना हो, तो हाउ डू यू हायर हिम? मैं उनको सिखाता हूँ और उनको सर्टिफिकेट दे देता हूँ। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो ये सर्टिफिकेट से आपको बड़े इंस्टीट्यूट में सीखने को मिल जाता है। ओके, सो उसका ड्यूरेशन कैसा होता है? 6 मंथ का बेसिक अच्छा, होता है, okay. और 1 ईयर का टोटल, अच्छा, फुल एडवांस काइंड ऑफ। एंड ओके, जिसमें आप क्या क्या चीज़ें कवर करते हो? पूरा यहाँ से लेके मिक्सिंग, फाइनल मिक्सिंग तक, फाइनल मिक्सिंग तक। ओके, कैसे माइक लगाना है, केबलिंग कैसे करना है, टेक्निकली कैसे साउंड आता है, क्या केबलिंग करने के बाद कंप्यूटर में साउंड प्रोड्यूस होता है, ये यहाँ से लेके
रिकॉर्डिंग करने के बाद मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, ये सब Okay, सब बातें everything gets covered into that. Wow, that's superb, sir. All right, so thank you so much, sir, for your valuable time. हमने बहुत सारे यहाँ पर चर्चा की. We learned a lot from you. So once again, a very big congratulations to you. Thank you. क्योंकि शिवरंजनी Studio, they are completing 30 years into this industry, sir. थैंक यू. So this was Omkar Kedkar, sir, for all of you. अगर कुछ queries है, if you want to pursue the course of a sound recordist, please feel to contact sir. जिनका स्टूडियो है लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ पुणे, जस्ट ऑपोजिट टू भरतनाट्यम मंदिर. सो आप कभी भी आ सकते हो. यू कैन टॉक विथ हिम, यू कैन कनेक्ट विथ हिम टू लर्न मोर. सो थँक यू सो मच सर. येस. मित्रांनो, हा एपिसोड तुम्हाला कसा वाटला ते सांगा. आणि ह्या चॅनलला म्हणजे P3 चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर जरूर करा. धन्यवाद.